हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24 है और इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे। ये आपके जो एमसीक्यू हैं आरआरबी लैब सुपरिटेंडेंट, आरआरबी लैब असिस्टेंट, बीएसएफ लैब टेक्नीशियन, झारखंड लैब टेक्नीशियन और अन्य सभी लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन नोट्स मिलते रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच के अगर फीचर की बात करेंगे तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू लेक्चर मिलते हैं, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स मिलता है, 20+ आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। जब से आप बैच को ज्वाइन करेंगे इसकी वैलिडिटी 8 मंथ की रहेगी। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए मेरी साइंस ट्यूटोरियल को, और वहां से जाके बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच का जो अभी ऑफरिंग फीस है वो आपका 1000 है, यानी कि 1000 में आपका जो बैच है वो आपका मिल जाएगा। अगर आपको बैच से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देरी नहीं करते हैं, आज के जो हमारे एमसीक्यू हैं उनका यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो स्क्रीन पे पहला एमसीक्यू दिख रहा है ये कह रहा है कि इन विच एनीमिया एमसीबी एमसीएच इज हायर देन नॉर्मल एंड एमसीएससी इज नॉर्मल। यानी कह रहा है कि कौन सा एनीमिया है जिसमें आपका एमसीबी और आपका एमसीएच दोनों नॉर्मल से हाई हो जाता है, लेकिन एमसीएससी जो है वो आपका नॉर्मल रहता है। ऑप्शन आपका दिया गया है माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया और उसके बाद में आपका एप्लास्टिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि आखिर में एनीमिया होता क्या है। तो सभी लोग पहले से एनीमिया के बारे में जान रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो एनीमिया है इसका 3 कंडीशन हो सकता है। पहला जो आपका कंडीशन बनेगा आपका डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या? डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, घट जाता है, तो भी आपको एनीमिया हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन आपका बनता है कि डिक्रीज, क्या? डिक्रीज नंबर ऑफ, ठीक है, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, यानी कि आपका रेड ब्लड सेल। यानी कि अगर आपके रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम रेंज आ रहा है तब भी आपका यहाँ पे एनीमिया माना जाता है। और तीसरा एक और कंडीशन होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है, क्या बच्चों? जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है अगर वो कम हो रही है, ठीक है, अगर वो कम हो रही है तो भी आपको क्या देखने को मिलता है? आपको एनीमिया देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, मान लीजिए कि आपके हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो सही है, मतलब कि जितना हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में होना चाहिए वो है, आपका जो आरबीसी का नंबर है वो भी आपका सही है, लेकिन जो आपके लंग्स से लेकर, ठीक है, कहां से? आपके लंग्स से लेकर जो टिश्यू में तक ऑक्सीजन जाता है, आपके लंग्स से लेकर जो टिश्यू तक ऑक्सीजन जाता है, अगर वो सही से डिलीवर नहीं हो पा रहा है तभी आपको एनीमिया का कंडीशन देखने को मिलेगा, एनीमिया के जैसे आपको लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसको हम किसमें कंसीडर करते हैं? इसको हम लोग एनीमिया में कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एनीमिया का जो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों नहीं देखेंगे तब तक ये हमें जो ऑप्शन है बिल्कुल से अलग दिखेंगे, मतलब कि हम इसका जवाब सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करिए थोड़े से डिटेल में पढ़ाई किया करिए। तो जो आपके एनीमिया का क्लासिफिकेशन होता है बच्चों वो हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक आपका होता है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, लिख दे रहा हूं, ठीक है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ठीक है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। यानी कि एक आपका मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन होता है वो आपका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? आपका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे देखा जाता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है? वो आपका मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि अगर आपको मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है
तो आप कहीं ना कहीं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर ले जाओगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो अगर हम एनीमिया के मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। एक आपको मिलता है यहाँ पे माइक्रोसिटिक, क्या मिलता है, एक आपका माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्या, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का कंडीशन देखने को मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा नार्मोसिटिक, क्या मिलेगा, दूसरा आपको नार्मोसिटिक देखने को मिलेगा, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक, ठीक है, बात समझिएगा, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक। और तीसरा जो कंडीशन मिलता है आपके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, वो आपका यहाँ पे मिल जाता है माइक्रोसिटिक, क्या मिलता है, माइक्रोसिटिक, और आपका नार्मोक्रोमिक, क्या, नार्मोक्रोमिक, नार्मोक्रोमिक। समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या है, पहला आपका हुआ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक, और एक आपका माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा किसके वैल्यू के हिसाब से, जो हमारा यहाँ पे रेड सेल इंडिसेस है, यानी कि जो हमारा एमसीबी है, एमसीएच है, इसके आधार पे अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो आपका माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में होता क्या है, जो आपका एमसीबी है ना बच्चों, ये क्या रहता है, लेस देन आपका 80 से आपका कम होता है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है आपका 80, ठीक है, सबसे लोअर पॉइंट, उससे क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा आपका एमसीबी। और अगर यहीं पे बात करेंगे नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक में, तो आपका जो एमसीबी है वो क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल देखने को मिलता है, यानी कि लगभग आपका 81 से लेकर 99 के पास में रहेगा, 81 से लेकर 99 के पास में रहेगा। देन अगर बात करेंगे माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया की बात की, तो इसमें जो आपका एमसीबी होगा वो आपका नॉर्मल वैल्यू से क्या रहेगा, आपका ग्रेटर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, इसमें आपका एमसीबी अपने वैल्यू से कम देखने को मिलेगा। नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया में एमसीबी जो है वो आपका बराबर देखने को मिलेगा, यानी कि जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वही आपको देखने को मिलेगा। और माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया में जो आपका एमसीबी है, वो एमसीबी आपका नॉर्मल वैल्यू से हाई देखने को मिलेगा। तो एक आपका ये कंडीशन हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि मार्फोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो बच्चों देखिए, अगर माइक्रोसिटिक की बात करें तो माइक्रो का मतलब क्या हो जाता है, स्मॉल से हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका, स्मॉल से हो जाता है। और सिटिक का अर्थ क्या हो जाता है, आपके सेल से हो जाता है। तो जो हमारे रेड सेल होंगे क्या रहेंगे, नॉर्मल से छोटे दिखाई देंगे। और हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब हो जाता है, हाइपो का मतलब हो जाता है यहाँ पे कम से कम, मतलब कि लो वैल्यू। और क्रोमिक का मतलब हो जाता है यहाँ पे आपको कलर से। तो आपको माइक्रोसिटिक में जो सेल होंगे नॉर्मल से कम दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे। और जो उनका कलर होगा, वो जो नॉर्मल कलर होता है आपके रेड सेल का, वो क्या होगा, उससे भी अपना यहाँ पे फेड दिखाई देंगे, थोड़ा सा हल्के दिखाई देंगे। नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक का क्या मतलब हुआ, देखिए, नार्मो का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपके नॉर्मल से बच्चों, किससे हो जाता है, आपके नॉर्मल से। और सिटिक का मतलब आपका सेल हो गया, और नॉर्मल का मतलब फिर यहाँ से आपका नॉर्मल से हो जाएगा, और क्रोमिक का मतलब कलर हो जाएगा। मतलब कि जो आपका नार्मोसिटिक और नार्मोक्रोमिक का टर्म है, इसमें जो आपका मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर है, जैसे आपके आरबीसी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम वैसे के वैसे यहाँ पे देखने को मिलता है। देन एक आपका आता है माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो का क्या मतलब हो जाता है बच्चों, माइक्रो का मतलब हो जाता है बिग, बिग मतलब कि साइज से बड़ा होना। और सिटिक का मतलब क्या हो जाता है आपका सेल, यानी कि जो हमारा आरबीसी है, नॉर्मल से क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लार्ज देखने को मिलेगा। और नार्मो का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल से रहेगा। और क्रोमिक का मतलब किससे हो जाएगा, आपका कलर से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, आपका कलर से हो जाएगा। तो माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक में जो सेल होंगे वो तो साइज से बड़े होंगे, लेकिन जो कलर उनका है वो क्या देखने को मिलेगा, वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। और माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक में जो हमारा एमसीबी होता है, वो अपने नॉर्मल वैल्यू से क्या होता है, आपका हाई देखने को मिलता है। तो ये हमारा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है आपके एनीमिया का। अब देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अब आपको जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए ये कह रहा है कि एनीमिया में एमसीबी एमसीएच क्या है, नॉर्मल से हाई है, और एमसीएच क्या है, आपका नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है कि जो हमारा एमसीबी है, अगर वो हाई देखने को मिल रहा है तो किसमें जाता है, वो हमारे माइक्रोसिटिक एनीमिया में जाता है। किसमें जाता है, आपके माइक्रोसिटिक एनीमिया में देखा जाता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं एमसीबी आपका लो है, ठीक है, क्या एमसीबी आपका जो है नॉर्मल से क्या देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा, लेस देन आपका 80 से नीचे देखने को मिलेगा, तो क्या कहलाएगा, आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया में चला जाएगा। बात आपको यहाँ पे क्लियर है, इतने में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन
देखिए हमने क्या बताया कि जो हमारा एनीमिया है इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, एक आपके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से और दूसरा इटियोलॉजिकल, यानी कि क्या किस चीज की कमी हो रही बॉडी में, क्या फंक्शन नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से आपका एक क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर यहीं पे मैं बात करूंगा किसकी, माइक्रोसिटिक एनीमिया की, तो अगर इसके हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखें तो वो किसमें चला जाता है, ये आपके विटामिन B12 या फिर कहिए फोलिक एसिड के डिफिशियंसी में चला जाता है। क्या, विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी वाले केस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डिफिशियंसी वाले आपको केस में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी है, ठीक है, फोलिक एसिड की कमी है तो कहाँ पे जाएगा, उसको हम माइक्रोसिटिक एनीमिया के नाम से जानेंगे। और अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी है तो एक टर्म आपका यहाँ पे बनता है क्या, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बनता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, क्या, ब्लास्टिक एनीमिया बच्चों, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये क्या होता है सर, मेगलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है बच्चों, मेगा का मतलब बड़ा, ठीक है। तो जो ब्लास्टिक है, ब्लास्ट मतलब कह सकते हो यहाँ पे सेल से, जो आपके प्रिकर्सर सेल होते हैं, प्रिकर्सर सेल का मतलब क्या, जब आपके इमेच्योर आरबीसी बन रही होती है उसको हम प्रिकर्सर सेल कहते हैं। तो जो हमारा इमेच्योर आरबीसी होगा इन दिस टाइम में क्या होगा, मेगा होगा, यानी कि अपनी साइज से बड़ा देखने को मिलेगा, तो इसको कहेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर साइज बड़ा है तो मतलब कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में इसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। बात आपको क्लियर है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी अगर हो रही है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और ये माइक्रोसिटिक एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा, किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं बच्चों किसकी, माइक्रोसिटिक एनीमिया की, तो माइक्रोसिटिक के इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आता है आपके हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस में इंपेयर होना, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो क्या कहलाता है, तो आपके वो माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंतर्गत वो आपका आएगा। और अगर बात करेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो उसको हम IDA यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और दूसरा आपका थैलेसीमिया के नाम से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए जो IDA या फिर थैलेसीमिया हो रहा है वो आपके साइटोप्लाज्मिक एम्पियर की वजह से हो रहा है, यानी कि कुल मिला के हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका हीम वाला पार्ट है, यानी कि आपकी हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला पार्ट है उसमें सिंथेसिस अगर सही से नहीं होगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। और अगर जो हमारा ग्लोबिन है, क्या, जो हमारा ग्लोबिन है अगर उसके सिंथेसिस में कोई इंपेयर हो रहा है तो क्या होगा, तो आपको थैलेसीमिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या, आपको थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। तो ये आपके माइक्रोसिटिक एनीमिया का एक इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब कि अगर हमारे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस सही से नहीं होगा तो यहाँ पे हमें माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। इसमें भी हमारा MCB, MCH और MCSC क्या होता है, रिड्यूस देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि अगर आप लोगों ने एक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेन है इसको समझ लिया है तो थोड़ा बहुत आप लोग इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर ले जाओगे। हालांकि इटियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा कह सकते हो कि ज्यादा है, लंबा है, इसको एक एक करके पढ़ोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है। उसके बाद में एक आपका आता है बच्चों एप्लास्टिक एनीमिया, क्या, एक आपका आता है एप्लास्टिक एनीमिया, ये भी आपका एक प्रकार का इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है। जब आपके स्टेम सेल में डिसऑर्डर हो जाता है, क्या, स्टेम सेल अप्लासिया हो जाता है, यानी कि ये कह सकते हो कि आपका जो है स्टेम सेल सही से काम नहीं कर रहा है तो आपकी एप्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत वो रखा जाता है। और ये प्लास्टिक एनीमिया की एक खास बात और होती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक प्लास्टिक एनीमिया में क्या कंडीशन देखने को मिलता है, तो आपकी जो पैनिसाइटोपिनिया होता है ना, क्या, आपका पैनिसाइटोपिनिया मतलब कि जो आपके सभी प्रकार के सेल हैं, ठीक है, क्या, सभी प्रकार की सेल, सभी प्रकार के सेल, सभी प्रकार के सेल क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे, कम हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं। ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग इसको प्राप्त कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का भी लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का और ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आपका एप्लास्टिक एनीमिया में पैनिसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, मतलब कि WBC भी कम रहेगा, RBC भी कम रहेगा, आपका प्लेटलेट भी कम देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का जवाब कि हमारे जो है अगर MCB MCH हाई है और अगर MCSC नॉर्मल है तो आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंतर्गत इसको हम रखेंगे। ये आपके विटामिन B12 और आपके फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, जिसको हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जान सकते हैं। अगर बात करेंगे विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी क्यों हो रहा है, मतलब कि अगर डिफिशियंसी हो रहा है तो दिक्कत क्या दे रहा है, तो आपके DNA का जो है, ठीक है, DNA का सिंथेसिस सही से नहीं हो पाता, ठीक है, DNA सिंथेसिस में कोई इंपेयर हो जाता है, ठीक है, DNA सिंथेसिस में कोई इंप्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्या मिलती है, आपके DNA
के सिंथेसिस में यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी देखने को मिलेगी, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इसी के वजह से यहाँ पे देखने को बच्चों मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगले वाले एमसीक्यू को। क्या करेंगे, अब अगले वाले एमसीक्यू को यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज द काज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि आपके माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया का क्या काज है। आयरन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, लेड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है, या फिर आपकी थैलेसीमिया की वजह से हो रहा है, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो देखिए माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो सेल को देखो कि मतलब सेल इसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होगा, माइक्रो का मतलब यहाँ पे साइज हो जाएगा आपका स्मॉल। ठीक है, स्मॉल हो जाएगा, और जो इसका सेल है यानी कि सिटिक मतलब सेल इसका स्मॉल हो जाएगा। हाइपो का मतलब कम, और कलर का क्रोमिया का मतलब क्या हो जाएगा, आपके कलर से कलर आपका कम देखने को मिलेगा। इसमें आपका जाएगा MCB, MCH, ठीक है, और आपका MCSC, MCHC। ठीक है, ये क्या देखने को मिलेंगे, ये सभी के सभी आपको यहाँ पे लो वैल्यू में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, लो वैल्यू में आपको यहाँ पे ये दिखाई देंगे। तो अगर बात करेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में आपका कौन सा ही कारण होगा, तो ऑल ऑप्शन होंगे। आपके आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी हो जाएगा, और आपके थैलासीमिया की वजह से भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ में आपके लेड पॉइजनिंग की वजह से भी होगा। लेड पॉइजनिंग एक्चुअली में काम क्या करता है कि आपका हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में बाधा डालता है, और आपके हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो नहीं पाता है, देन आपका क्या होगा, देन आपका यहाँ पे एनीमिया का कंडीशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सर आयरन डिफिशियंसी और थैलेसीमिया ये दोनों आपके माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के पार्ट है, बिल्कुल है। बस यहाँ पे थोड़ा सा देखने की बात ये है कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, क्या है हमारा हीमोग्लोबिन है, ये आपके दो चीज से मिलकर बना है। एक आपका बना है आपकी हीम वाले पार्ट से बच्चों, किससे, एक आपके हीम वाले पार्ट से, और दूसरा आपके ग्लोबिन वाले पार्ट से, किससे, ग्लोबिन वाले पार्ट से। तो अगर हीम में सिंथेसिस में कोई इंप्योरिटी आती है, ठीक है, अगर हीम का सिंथेसिस में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। अगर ग्लोबिन के सिंथेसिस में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको थैलासीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, थैलासीमिया देखने को मिलेगा। थैलेसीमिया एक प्रकार का क्या है, आपका इनहेरिटेड डिजीज है, यानी कि अनुवांशिक रूप से होने वाला डिजीज है। क्या है आपका, यानी कि जन्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपकी जाने वाली ये डिजीज हो जाती है। थैलासीमिया भी आपका दो प्रकार से हो जाता है, एक आपका अल्फा थैलासीमिया, दूसरा आपका बीटा थैलासीमिया। आप सभी को पता है कि जो हमारा ग्लोबिन है वो हमारे दो प्रकार के चेन से मिलकर बना है, एक हमारे अल्फा चेन से मिलकर बना है, और दूसरा हमारा बीटा चेन से मिलकर बना है। हालांकि और चेन भी इन्वॉल्व है, लेकिन एडल्ट वाले की बात करेंगे तो एक में अल्फा चेन, दूसरे में आपका बीटा चेन। अगर अल्फा चेन में इंप्योरिटी आती है, ठीक है, तो आपका अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन में इंप्योरिटी देखने को मिलते हैं तो उसको हम बीटा थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर जरूर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पे समझ में बच्चों नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगले एमसीक्यू की बात करेंगे। अगला एमसीक्यू कह रहा है कि वाटर कंटेंट इन प्लाज्मा इज अबाउट, यानी कि अगर मैं प्लाज्मा की बात करूंगा तो प्लाज्मा में आपका वाटर कितना परसेंट होता है, 35%, 60%, 75%, और आपका यहाँ पे 90%। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा अपने प्लाज्मा की, तो सबसे पहले हमें ब्लड समझना होगा कि हमारा जो ब्लड है, होल ब्लड है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो होल ब्लड को अगर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एक आपका प्लाज्मा निकल के आएगा बच्चों, ठीक है, एक आपका लिक्विड वाला पोर्शन वो होगा आपका प्लाज्मा, और दूसरा आपका क्या होगा, आपका सेलुलर कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे आपके सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट होंगे। जो हमारा प्लाज्मा होता है ये आपका 55% कवर करता है, और जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट होते हैं हमारे 45% कवर करते हैं। हमारा जो ये सेलुलर कंपोनेंट है इसमें हम बात करेंगे तो आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका आरबीसी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका रेड ब्लड सेल आ जाएगा, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, और तीसरा आपका यहीं पे लिख देता हूं प्लेटलेट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लेटलेट आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि पूरे होल ब्लड में आपका 55% यानी कि 55% तो आपका प्लाज्मा है, और 45% आपका सेलुलर कंपोनेंट है। लेकिन इस 45 में अगर बात करेंगे तो 44% आपका आरबीसी है, और 1% में बच्चों क्या है, 1% में आपका डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट पाया जाता है। तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको जरूर ध्यान में रखा करिए। अब आपके डब्ल्यूबीसी भी आपके दो भाग में बढ़ जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एड्रेनोसाइट, ठीक है, वो आपकी अलग की बात हो जाती है। अब हमें ध्यान देना है किसके बारे में, हमें देखना है 55 वाले % को, यानी कि प्लाज्मा के बारे में, कि हमारे प्लाज्मा में आखिर में क्या क्या पाया जाता है।
तो चलिए हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं और आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। चलिए क्या मेंशन है, सारे पॉइंट मेंशन है ना बच्चा। देखो यहाँ पे क्या पहला पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन है कि प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। यानी कि प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, येलो कलर का आपका लिक्विड कंपोनेंट है जो कि आपके ब्लड के सेलुलर एलिमेंट यानी कि जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है उनको क्या करता है, उनको होल्ड करके रखता है। और किस फॉर्म में, एज ए सस्पेंशन के फॉर्म में इसको होल्ड करके रखता है। तो प्लाज्मा क्या हुआ, प्लाज्मा एक प्रकार का पेल येलो कलर का कंपोनेंट है, ठीक है, लिक्विड पोर्शन है जो कि हमारे होल ब्लड के जो सेलुलर एलिमेंट हैं उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। किस फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेंशन है कि इट कंटेन्स 92 लेकर 92% ऑफ वाटर। यानी कि इस पूरे प्लाज्मा में आपका 90 से लेकर 92% तक क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जो कि आपके प्रश्न का जवाब हो जाता है। देन अगर बात करेंगे कि 90 या 92 के बाद में आपका क्या पाया जाता है, तो कम से कम 7% में आपका प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में भी पहला आपका पाया जाता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का जो सिंथेसिस है आपके लीवर में होता है और इसका जो वर्क है आपके मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के काम में आपका ये आता है। तो क्या देखा आपने, देखा कि 90 से लेकर 92% तक आपका वाटर है और 7% में आपके प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि पहला जो प्लाज्मा प्रोटीन है आपका एल्ब्यूमिन है जिसका सिंथेसिस लीवर में हो रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के काम में आ रहा है, ठीक है। अगला जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपका है ग्लोबुलिन। क्या है आपका, ग्लोबुलिन है। इसमें अगर बात करेंगे तो इसका सिंथेसिस आपके लीवर और आपके लिम्फोइड टिश्यू में होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, यानी कि आपके ये इम्यून सिस्टम के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा जो आपका यहाँ पे प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, वो आपका होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का जो सिंथेसिस है आपके लीवर में हो रहा है और आपके कोगुलेशन में, आपके ब्लड के थक्का बनने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये 7% के भाग में आपके देखने को मिल रहे थे। और 7% के बाद में अगर मैं बात करूंगा कि 92 से लेकर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 92 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 99%। और 99% में मतलब 99% के बाद में 1% या फिर 1% के बाद में आपका जो है बचता है वो आपका क्या हो जाता है, अदर सैल्यूट आपके यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, देन उसके बाद में आयंस कुछ हो गए, कुछ गैसेस हो गए, न्यूट्रिएंट्स आपके पाए जाएंगे और फिर आपके बेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलेंगे, देन उसके बाद में गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसेस और कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है प्लाज्मा आपका बना होता है। आपके प्लाज्मा में वाटर कितना रहेगा, तो आपका 90% आपका वाटर देखने को मिल जाता है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन के हिसाब से आपका 90% आपके प्लाज्मा में वाटर पाया जाएगा और पूरे ब्लड का आपका जो प्लाज्मा है 55% आपका ये मतलब कि कंप्लीट करता है, अपना भाग यहाँ पे ये बनाता है, ठीक है। पॉइंट इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू आपका 4 नंबर का है। ये कह रहा है कि जेल कार्ड टेस्ट फॉर मलेरिया इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो जेल कार्ड टेस्ट है मलेरिया के लिए, मतलब कह सकते हो जो रैपिड टेस्ट है, ठीक है, जो हमारा रैपिड टेस्ट है, रैपिड डायग्नोसिस है मलेरिया का, उसमें हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, क्या पता लगाते हैं, किस पे वो डिपेंड करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। मलेरिया गैमेट्स पे ये आपका बेस है या फिर आपके मलेरिया पिगमेंट पे बेस है, मलेरिया मार्फोलॉजी पे बेस है या फिर आपके मलेरियल एंजाइम प्लाज्मोडियम LDH पे बेस है। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा बच्चों मलेरिया गैमेट्स, मलेरिया पिगमेंट्स, मलेरिया मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये सब आपको किसमें दिखेंगे, ये आपको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में दिखेंगे, ठीक है। किसमें दिखेंगे, आपको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में दिखेंगे। या फिर कह सकते हो कि आपका जो स्लाइड बनता है, ठीक है, जो आप लोग स्लाइड बनाते हो आपके मलेरिया के लिए, उसमें आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। देन अगर हम रैपिड की बात करेंगे जो हम लोग किट के माध्यम से करते हैं, उसमें जो होता है आपका मलेरियल एंजाइम प्लाज्मोडियम LDH होता है। क्या होता है आपका, प्लाज्मोडियम LDH होता है, जिसको आप लैक्टेज, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं लैक्टेज डिहाइड्रोनेज, क्या, डिहाइड्रोनेज, ठीक है, हाइड्रोनेज, ठीक है, डिहाइड्रोनेज, लैक्टेट, ठीक है, लैक्टेज डिहाइड्रोनेज ये आपका होता है एंजाइम। और इसी को जब आपके शरीर में आपके ब्लड से ये कनेक्ट होगा तो आपकी बॉडी ये रिस्पॉन्स करती है और इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका
डी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि रैपिड टेस्ट में हम लोग मलेरियल एंजाइम प्लाज्मोडियम एलडीएच को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाता हूं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर का एमसीक्यू है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि इन साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एचबी, यानी कि जो आपका साहली का हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, इसमें सबसे कम जो एचबी का वैल्यू होता है वो कितना होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि मान लीजिए आपने साहलीज लिया और अगर किसी पेशेंट का सबसे कम हीमोग्लोबिन है तो कैसे पता लगा पाओगे कितना वैल्यू आपका है साहलीज दे सकता है, 1 ग्राम परसेंट या फिर आपका 2 मिलीग्राम पर डीएल या फिर ग्राम परसेंट, 3 ग्राम पर डीएल या फिर ग्राम परसेंट, या फिर आपका 4 मिलीग्राम आपका ग्राम मतलब कि पर डीएल। ठीक है, मतलब ग्राम परसेंट आप लोग समझिए, अगर इस तरह से करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे कम आपका वैल्यू होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, 2 ग्राम पर डीएल होता है, मतलब कि 2 ग्राम परसेंट यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो मिनिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे 2 ग्राम परसेंट देखने को मिलेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका कितना देखने को मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपका 24 ग्राम परसेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर 2 ग्राम परसेंट से अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है तो आप साहलीज मेथड के द्वारा नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, और अगर 24 से ज्यादा है तो आप लोग साहली मेथड के द्वारा इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कि सर ये जो हमारा साहली मेथड है किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो सभी को पता है कि आपके ब्लड में क्या है, आपके ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है आपके ब्लड में, आपके ब्लड में आपके आरबीसी के क्या पास क्या है, आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में जब भी हम N/10 HCl डालते हैं, सभी को पता है ना N/10 HCl डालते हो, जब भी आप N/10 HCl डालोगे तो किसमें बदल जाता है, आपका एसिड हिमेटिन में बदल जाता है। किसमें, एसिड हिमेटिन में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। और एसिड हिमेटिन का जो कलर होता है बच्चों वो आपके ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है आपका, ब्राउन कलर का होता है। और यही ब्राउन कलर आप लोग कंपैरेटर के हिसाब से क्या करते हैं, मिलान करते हैं और फिर वैल्यू आप लोग यहाँ पे दे देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि हाँ सर ठीक है हमारे एचबी का नॉर्मल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एचबी का हमारे नॉर्मल वैल्यू क्या होगा। ठीक है सर, आपने ये तो बात बता दी। तो अगर बात करेंगे मेल की बात, ठीक है, मेल, दूसरी हम बात कर लेते हैं फीमेल की, और देश उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे न्यू बॉर्न की। ठीक है, न्यू बॉर्न की। मेल की अगर बात करें बच्चों तो मेल में कितना होता है, मेल में आपका 13 से लेकर 18 ग्राम परसेंट के बीच में यहाँ पे देखा जाएगा, और फीमेल में आपका 11 से लेकर 16 ग्राम परसेंट के बीच में देखा जाएगा, और न्यू बॉर्न में आपका 14 से लेकर 19 ग्राम परसेंट में आपको देखा जाएगा। ये बुक का जो वैल्यू है तेजेंद्र सिंह के वैल्यू है, हर अलग बुक में डिफरेंट आपका वैल्यू देखने को मिल जाता है, लेकिन तेजेंद्र सिंह की बुक में आपका ये वैल्यू है, और कहीं ना कहीं ये वैल्यू सही रूप से काम भी कर रहा है, तो मैं इसको आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई और वैल्यू याद है तो उसको आप लर्न करते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बस आप लोग अपने एग्जाम में थोड़ा भी गलतियां नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू क्या हो रहा है, अगर ये वैल्यू हाई हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ठीक है, हाई वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, हाई वैल्यू हो रहा है, तब क्या देखने को मिलेगा, अगर इन क्राइटेरिया से यानी 18, 16, 19 से ज्यादा जा रहा है तो आपको देखने को मिलेगा पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा। क्या है आपका, पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा। और अगर यही वैल्यू आपका क्या हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे लो देखने को मिलता है बच्चों, क्या देखने को मिलता है, लो वैल्यू देखने को मिलता है, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कह देंगे इसको एनीमिया के अंतर्गत। ठीक है, एनीमिया के अंतर्गत इसको हम लोग रख देंगे। अब वो अलग की बात है कि हमारा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो आपके हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो इतना बात आप लोग यहाँ पे समझ गए। साहली मेथड में हम लोग किस प्रकार के हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर पाते हैं, तो आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, क्या है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही ये डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, और अन्य प्रकार के जो आपकी हीमोग्लोबिन है उनको नहीं डिटेक्ट कर पाता है, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, जो साइन मेथ वगैरह हैं उनको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका कौन सा होगा, 6 नंबर का एमसीक्यू होगा बच्चों। 6 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि कंट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी कि बोन मैरो एस्पायरेशन में कौन सा कंट्रा इंडिकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझो कि सर कंट्रा इंडिकेशन होता क्या है। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि एक हमारी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में सभी को एक जो है स्टेप कहिए या फिर कोई दवा या फिर कोई प्रोसीजर फॉलो करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसी में एक बंदा है जिसको अगर वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है तो उसको
कुछ गलत स्थितियां देखने को मिल सकती है, यानी कि उसके साथ दुष्प्रभाव हो सकता है, तो उसको कहते हैं कंट्रा इंडिकेशन। अभी बताया गया है इस प्रश्न में कि बोन मैरो एस्पायरेशन में कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कंट्रा इंडिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि एक्यूट ल्यूकेमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, हीमोफीलिया ए है, और उसके बाद में आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। तो देखिए बच्चों, अगर एक्यूट ल्यूकेमिया की बात करेंगे तो इसमें भी आपका शो नहीं होगा। अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की बात करेंगे तो इसमें भी आपका कंट्रा इंडिकेशन शो नहीं होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में भी नहीं होता है। एक्चुअली में जो आपका हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, आपका जब भी कोई भी कट पिट जाएंगे आप लोग तो क्या होगा, आपका क्लॉटिंग समय के साथ नहीं होगा, ठीक है, टाइमली आपका जो है क्लॉट नहीं होता है, टाइमली क्लॉट या फिर क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है, हो पाता है। तो भाई मान लीजिए आपने एस्पायरेशन करना शुरू किया, आपने बोन मैरो में नीडल डाल दिया, फिर आपने नीडल को निकाला और पता चल रहा है कि क्लॉट हो ही नहीं रहा है, आपका ब्लड जो है बार बार निकलता ही जा रहा है, तो क्या होगा, वहां पे आपको लॉस देखने को मिलेगा और वहां पे जो पेशेंट है उसका यहाँ पे डेथ भी हो सकता है। तो जो आपके हीमोफीलिया या फिर कहीं हीमोफीलिया ए के जो लोग हैं उनमें हम बोन मैरो एस्पायरेशन करने की सलाह नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे समझिएगा एक पॉइंट और कि जो बोन मैरो हम लोग करते हैं, बोन मैरो करते समय हम लोग किस प्रकार के निडल का उपयोग करते हैं, तो हम लोग सलाह निडल का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के निडल का, सलाह निडल का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि बोन मैरो करते समय हम लोग, बोन मैरो एस्पायरेशन की बात की गई है, ठीक है, बोन मैरो एस्पायरेशन, ठीक है, एस्पायरेशन करते समय हम लोग सलाह निडल का उपयोग यहाँ पे करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज सीख सकते हो आपकी हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया आपका कितने प्रकार से हो जाता है, ठीक है, हीमोफीलिया आपका 3 प्रकार से होगा। हीमोफीलिया आपका ए हो जाएगा, हीमोफीलिया आपका बी हो जाएगा और आपका हीमोफीलिया यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हीमोफीलिया जो फैक्टर नंबर 8 है, क्या, जो फैक्टर आपका 8 नंबर का है, ठीक है, उससे क्या देखने को मिलता है, आपका हीमोफीलिया ए देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे फैक्टर नंबर 9 की, ठीक है, फैक्टर आपका जो 9 है उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपका हीमोफीलिया यहाँ पे बी देखने को मिलेगा। और जो आपका फैक्टर नंबर सी है, ठीक है, फैक्टर नंबर मतलब कि हीमोफीलिया जो सी है उसमें आपका कौन सा 11 नंबर का जो फैक्टर है वहां पे आपका इन्वॉल्व होता है। जो आपका 11 नंबर का आपका फैक्टर है वो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से हीमोफीलिया के 3 भाग हुए, ए बी सी। आपके फैक्टर को लर्न करना है, देन बोन मैरो एस्पायरेशन सलाह निडल के द्वारा करेंगे, और हीमोफीलिया ए आपका है, इस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो एस्पायरेशन नहीं करेंगे। ये पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 7 नंबर का एमसीक्यू है। 7 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच वन इज सुप्रावाइटल स्टेन एंड यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेन है वो सुप्रावाइटल स्टेन है और रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज में लाया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि इसका जवाब देने से पहले एक बार अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको एक कोई भी कमेंट करिए, जो भी आपको एक उचित कमेंट बन रहे हैं करने के लिए वो आप हमें कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं कि सुप्रावाइटल स्टेन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, तो आपका कौन स्टेन होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं अपने इस स्टेनिंग पे। स्टेनिंग की अगर बात करेंगे, जो सुप्रावाइटल स्टेन है वो आपकी वाइटल स्टेन के अंतर्गत रखा जाता है। क्या, वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन क्या होता है, जब भी हम किसी सेल को या फिर किसी पार्टिकल को विवो फॉर्म में हम स्टेन करते हैं। विवो फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जब हम लिविंग समय पे हम लोग इसका, जिंदा समय में इसका हम स्टेनिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा वाइटल स्टेन है 2 प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, एक आपका यहाँ पे इंट्रावाइटल होता है। क्या होता है आपका, एक आपका इंट्रावाइटल होता है और दूसरा आपका यहाँ पे होता है सुप्रावाइटल। क्या होता है बच्चों, एक आपका इंट्रावाइटल और दूसरा आपका यहाँ पे होता है सुप्रावाइटल। इंट्रावाइटल क्या क्या मतलब होता है, इंट्रावाइटल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जब कोई मान लीजिए सेल है, कोई पार्टिकल है, बॉडी के इनर पार्ट में ही इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी के इनर पार्ट में ही इसको स्टेन कर दे रहे हैं, तो इसको हम इंट्रावायलेट के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विवो सेल को, ठीक है, विवो सेल का मतलब वो जीवित है लेकिन वो क्या है, आउटर में बाहर निकल के आया है, तो विवो मतलब कि विवो को हम क्या कर रहे हैं, आउटर भाग में स्टेन कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम सुप्रावाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि रेटिकुलोसाइट काउंट का कौन सा स्टेन है, तो आपका ये सुप्रावाइटल स्टेन के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि इंट्रावाइटल जो आपकी स्टेन है वो कौन से में हो सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपका एक आपका है ट्रिपेन ब्लू, ठीक है, ट्रिपेन ब्लू आपका ये किस में आता है, आपके इंट्रावायलेट में आता है।
उसके बाद में आपका आता है कांगो, यानी कि कांगो अलग भी प्रकार से हम यूज करते हैं और कांगो रेड का उपयोग हम लोग यहाँ पे इंट्रावाइटल के रूप में भी करते हैं। सुप्रावाइटल में भी आपके कई सारे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एक हो जाएगा जो आपके एग्जाम्पल में है, मतलब कि आपके ऑप्शन में है। दूसरा आपका न्यूट्रल रेड हो जाता है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों में, ठीक है। एक आपका न्यूट्रल रेड हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल रेड हो जाता है। दूसरा आपका नाइल ब्लू हो जाता है या फिर नील ब्लू कहिए, ठीक है, एक नील ब्लू हो जाता है। एक आपका एजो, ठीक है, एजो ब्लू हो जाता है। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सुप्रावाइटल स्टेन के अंतर्गत रखे जाते हैं। और एक आपका यहाँ पे बी नंबर का ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का सुप्रावाइटल स्टेन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे राइट स्टेन की, जिम्सा स्टेन की और जेनर स्टेन की, ये सभी क्या है आपके लिस्मन स्टेन, सॉरी लिस्मन नहीं है, आपके रोमानोव्स्की स्टेन है। क्या है, आपके रोमानोव्स्की स्टेन है बच्चों, ठीक है, रोमानोव्स्की स्टेन है, जो कि आपका एक प्रकार का न्यूट्रल स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, न्यूट्रल स्टेन के नाम से इसको हम जानते हैं। न्यूट्रल स्टेन क्यों, क्योंकि उसमें आपका एसिड डाई भी मिला रहता है और आपका बेसिक डाई भी मिला रहता है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपका ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ज्यादातर आपके हेमेटोलॉजी क्षेत्र में यूज किया जाता है। रोमानोव्स्की स्टेन का सबसे जो बेस्ट स्टेन है उसको हम लिस्मन स्टेन और जिम्सा स्टेन के नाम से जानते हैं। कम से कम आपके 8 से 9 प्रकार के आपके रोमानोव्स्की स्टेन के प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 7 नंबर का राइट आंसर था आपका ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, जो है आपका सुप्रावाइटल स्टेन के रूप में जाना जाता है, जो कि रेटिकुलोसाइट काउंट को यहाँ पे मतलब कि रेटिकुलोसाइट को काउंट करने के लिए यूज में लाया जाता है। एक पॉइंट और आपके लिए है कि हम अगर हम रेटिकुलोसाइट काउंट कर रहे हैं सर, तो ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज भी हमें जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं आपके रेटी का नॉर्मल रेंज, ठीक है, रेटी नॉर्मल रेंज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। भाई देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी जस्ट आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो उसमें हमने देखा कि नॉर्मल जो रेंज है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आपका, ठीक है, बिलरुबिन का नॉर्मल रेंज पूछ लिया गया, टोटल बिलरुबिन, या फिर आपके क्रिएटिनिन का वैल्यू पूछ लिया गया। तो इस तरह से आपको क्या है ना कि नॉर्मल रेंज जो है उनको लर्न करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा होता है भूल जाता है कि नॉर्मल रेंज सर नहीं याद हो पाया, लेकिन फिर आपको क्या होती है, आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूंगा रेटिकुलोसाइट काउंट की, तो इसका जो एक मेन रेंज है वो होता है आपका 0.05 से लेकर 2% के बीच में। ये आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू होता है। और एक आपका होता है कार्ड ब्लड, ठीक है, क्या होता है आपका कार्ड ब्लड, ठीक है, कार्ड ब्लड में आपका 1 से लेकर 7% यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यू जो है बच्चों ध्यान में रखिए कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आज इस समय पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो 8 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है, इन माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड ऑफ पीसीबी द स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज। जब आप लोग पीसीबी काउंट कर रहे हैं तो आप माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड के द्वारा करेंगे, और इसमें आपकी जो सेंट्रीफ्यूज का स्पीड और टाइमिंग है वो आपका क्या होगा, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं 2500 आरपीएम फॉर अबाउट 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 12,000 आरपीएम फॉर अबाउट 5 मिनट, 35 आपका है आरपीएम फॉर अबाउट 15 मिनट, या फिर आपका नन ऑप्शन। तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा अपने पीसीबी काउंट की बच्चों, ठीक है, तो पीसीबी को हम दो तरीके से काउंट करते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका माइक्रो हेमेटोक्रिट होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, माइक्रो हेमेटोक्रिट होता है। जो हमारा माइक्रो हेमेटोक्रिट है इसमें हम लोग कैपिलरी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, कैपिलरी का उपयोग करते हैं, ठीक है, कैपिलरी का उपयोग करते हैं, कैपिलरी मेथड इसको हम जानते हैं, मेथड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक होता है आपका माइक्रो मेथड। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा अपने माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड में, तो इसका जो आपका एक स्पीड जो टाइमिंग जो होता है वो आपका क्या होता है, वो 12,000 आपका हो जाएगा, और आपके 5 मिनट के लिए यहाँ पे आपका रखा जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं माइक्रो की बात करता तो इस माइक्रो में आपका ये जो है कम से कम आपका 2500 आरपीएम पे काम करता है, और आपके 30 मिनट तक आपका काम करता है। यहाँ पे बात लिखा है 3500 एक एवरेज, मतलब कि एवरेज था, और इसमें आपका टाइमिंग अगर 30 होता तो ये भी आपका राइट हो जाता, क्योंकि 2000 से लेकर 2500 या फिर 3500 के बीच में हम लोग यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो इसका जो, अगर मैं बात करूंगा माइक्रो वाले मेथड की, तो इसमें हम यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट करेंगे, और अगर यहाँ पे बात करेंगे अपने माइक्रो वाले मेथड की, तो आपका यहाँ पे दूसरा वाला जो होगा वो आपका राइट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पीसीबी का भाई नॉर्मल रेंज क्या होगा, पीसीबी का नॉर्मल रेंज क्या होगा। तो अगर पीसीबी की बात करेंगे तो मेल में आपका कितना हो जाएगा, आपके फीमेल में सर कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, फीमेल में कितना हो जाएगा, और आपका जो है न्यू बॉर्न में कितना हो जाएगा, ठीक है, बच्चों में कितना हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे अगर बात करेंगे मेल में, तो आपके 40 से लेकर कितना
आपका 55%, यानी कि 40 से लेकर 55%, 35 से लेकर आपका 48%, ठीक है, और आपका 45 से लेकर आपका कितना हो जाता है, आपका 60% हो जाता है, जिसमें आपका कार्ड ब्लड भी इंक्लूड है, कार्ड ब्लड भी आपका इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपके पीसीबी का क्या हो जाता है, आपके नॉर्मल रेंज हो जाते हैं। दो तरीके से पीसीबी मेनली करते हैं, एक आपका माइक्रो, एक आपका माइक्रो। माइक्रो में आप बेंट्रोप ट्यूब कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेंट्रोप ट्यूब यहाँ पे आप लोग इसको कह सकते हो, ठीक है। बेंट्रोप ट्यूब के द्वारा यहाँ पे आप लोग करते हो। एक आपका माइक्रो हो गया, और एक ऑटोमेटेड मेथड होता है, वो भी आपके पीसीबी के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। अगला जो आपका यहाँ पे है 9 नंबर का एमसीक्यू। 9 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि ड्यूरिंग स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म विथ लिस्मन स्टेन टू ब्लू न्यूक्लियाई ब्लैक प्रेजेंट इन ल्यूकोसाइट ड्यू टू, मतलब कि जब आप लोग स्टेन कर रहे हो, किसके, ब्लड फिल्म को स्टेन कर रहे हो वाया लिस्मन स्टेन के द्वारा, तो आपका जो आपका स्टेन है, आपका जो डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियाई है, वो आपका क्या हो गया है, आपका ब्लैक हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, आपका ब्लू ब्लैक हो गया है। तो आपका ये कौन सा कंडीशन होगा आपके लिस्मन स्टेन का, प्रोलॉन्ग्ड वॉशिंग, पीएच ऑफ वाटर स्टेन टू बेसिक, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। मतलब यहाँ पे ये मतलब हुआ कि आपने वॉशिंग ज्यादा कर दी, या फिर आपने पीएच बहुत बढ़ा दिया है, या फिर आपके ने पीएच किसका, आपकी पीएच वाटर का बढ़ा दिया है, या फिर आपका स्टेन टू बेसिक हो गया है, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूंगा लिस्मन स्टेन की, तो लिस्मन स्टेन का बहुत ही एक कह सकते हो खास बात है, या फिर इसका कह सकते हो बहुत ही एक पॉइंट है, जो कि होता है इसका पीएच। तो अगर मैं बात करूंगा लिस्मन स्टेन की पीएच कितनी होनी चाहिए, लिस्मन स्टेन की जो पीएच है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपका 6.8 पीएच का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लिस्मन स्टेन का जो पीएच है कितना होना चाहिए, 6.8 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जाएगा, मतलब अगर 6.8 से ज्यादा जाता है तो क्या बन जाता है, आपका टू बेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका टू बेसिक यहाँ पे बन जाएगा। और टू बेसिक में आपके जो आरबीसी हैं, ठीक है, टू बेसिक में जो आपके आरबीसी हैं वो किस कलर हो जाएंगे, ब्लू कलर हो जाएंगे, ठीक है, आपके ब्लूइश हो जाएंगे। डब्ल्यूबीसी जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा बच्चों, ब्लूइश ब्लैक देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे, अगर 6.8 से और नीचे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, टू एसिडिक करेक्टर शो करेगा। और इस कंडीशन में जो आपका आरबीसी है, ठीक है, जो आपका आरबीसी है वो कैसा जाएगा, वो आपका पिंक जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा, आपका पिंक जाएगा। और आपका जो डब्ल्यूबीसी है बच्चों, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है वो किस कलर हो जाएगा, आपके लाइट कलर का हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज होता है आपके लिस्मन स्टेन का। अगर आपने पीएच 6.8 नहीं रखा है तो फिर क्या देखने को मिलेगा, तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी अपने स्टेनिंग में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, अब आपको जवाब देना है कि भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो राइट क्वेश्चन हो जाएगा क्या, स्टेन टू बेसिक, यानी कि ज्यादा बेसिक हो गया है। देख पा रहे हैं कि जो आपका आरबीसी है ब्लूइश गया, और डब्ल्यूबीसी आपका ब्लूइश और आपका ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका, कोई डाउट नहीं 9 वाले में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका 10 नंबर का एमसीक्यू है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप आराम से एमसीक्यू को सॉल्व करोगे और एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रश्न आ रहा है तो उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत बेसिक सा चीज पढ़ा रहे हैं, हमें आ रहा है। लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन करते हो ना, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है जो छूटा रहता है हर एक बच्चों का, और वो क्या होता है, रिवीजन के दौरान या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान आपका कवर हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जब भी पढ़िए एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए। मैं एक एमसीक्यू लाता हूं और उसके इर्द गिर्द जो भी पॉइंट होता है मैं अपने दिमाग में पहले से सोच के आता हूं कि मुझे ये पॉइंट आपको कवर करानी है, ताकि एक एमसीक्यू के साथ में आपका कई सारे पॉइंट क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो ये मत सोचना कि हाँ सर आए हैं तो इसीलिए चले आए हैं, जो समझ में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे तैयारी के साथ आता हूं कि आपको मैं क्या क्या बताऊंगा। मैं चाहता तो केवल 2 ही पॉइंट बता देता, ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं एक बेसिक सा एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेता हूं कि इस एमसीक्यू के साथ में यहाँ के पॉइंट क्लियर हो सकते हैं, तो उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, आपका क्लियर करा दे रहा हूँ। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ साथ में लाइक और कमेंट करना मत भूला करिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फाइब्रोनोजन इज इंक्रीज्ड इन व्हिच कंडीशन, यानी कि फाइब्रोनोजन जो है आपका किस कंडीशन में आपका अधिक देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेट प्रेगनेंसी के केस में, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के केस में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में, या फिर आपके ऑल ऑप्शन के केस में। देखिए अगर मैं फाइब्रोनोजन की बात करूंगा बच्चों, तो ये क्या है, एक प्रकार का मार्कर है, किसका, ठीक है, मार्कर है
एंटी इन्फ्लामेशन का, ठीक है, एंटी नहीं कहेंगे, इन्फ्लामेशन का, ठीक है, इन्फ्लामेशन का, ठीक, इन्फ्लामेशन का, ठीक है। इन्फ्लामेशन का क्या है, एक प्रकार का मार्कर है। तो ये सब जो आपकी लेट प्रेगनेंसी, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन सभी कंडीशन में आपका जो है जो फाइब्रिनोजन है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, जो भी बच्चे लास्ट तक एमसीक्यू देखे हैं तो इतना काम जरूर करिए कि फाइब्रिनोजन का जो है नॉर्मल रेंज क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ फाइब्रिनोजन, ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आप भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है और आपके लिए सार्थक साबित हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको 10 एमसीक्यू सॉल्व कराए। जितने भी एमसीक्यू थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपना पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसको क्या करिएगा, हमारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, दोनों का लिंक दिया गया है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, दोनों पॉइंट पे आपको ये मिलती रहेंगी। साथ में अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ना है तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इनमें आपको सारे वो चीजें मिल जाएंगी जो आपको एक कॉम्पिटिटिव बैच में होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, लाइव और रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स मिलेगा, 20+ मॉक टेस्ट मैं दूंगा और वीकली डाउट सेशन टेलीग्राम के माध्यम से आपके क्लियर होंगे। फीस जो है सबसे कम फीस आपकी है 1000 आपकी यहाँ पे फीस है। अभी आपका ये ऑफर में चल रहा है, समय के साथ आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। वैलिडिटी आपका क्या रहेगा, 8 मंथ का रहेगा जब से आप ज्वाइन करोगे। आप अपने जो हमारा कह सकते हो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारा एप्लीकेशन का लिंक, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर इस क्लास में कोई क्वेरीज है, एप्लीकेशन से कोई क्वेरीज है या फिर बैच से कोई क्वेरीज है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट कॉल करिए, मैसेज करिए, सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।